पहले से स्टार्ट कर रहे हो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और राजा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको रामविलास, जितनी भी सिलेबस है आपका AHTP का वो पूरा कवर कराते हैं। और मेन फोकस ये रहेगा कि एग्जाम में क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस हिसाब से पढ़ाएंगे। कुछ हमने अलग अलग टीचर लाने की कोशिश की है। सारी फैकल्टी जो भी है वो 2-3 सब्जेक्ट को एक फैकल्टी पढ़ा रही है, अलग अलग फैकल्टी है। और इसमें लगभग 4 दिन से हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है। आज आप आए हो तो जैसे मेडिसिन में भी आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है ना, जितना भी उसका, फिर इंट्रोडक्शन में मेडिसिन से लेकर ट्रीटमेंट तक का उन्होंने बताया। मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और भी सारे वो अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बट फिजियोलॉजी जो मेरा है, वेटनरी फिजियोलॉजी, इसमें हम पहली फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, है ना। मैं जो फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हमारे कैटल एंड बफेलो एनिमल्स सांस को अंदर कैसे लेते हैं और बाहर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। अगर मैं पिछला लेक्चर तेरे को बताऊं तो रामविलास अभी हमने स्टार्ट किया है, संरचना स्टार्ट की थी कि श्वसन तंत्र की संरचना क्या है। हमने देखा कि बाह्य नासाद्वार होते हैं, फिर पीछे वेस्टिब्यूल होता है, फिर होता है बेटा नासाकोष्ठ, वो नासा ग्रसनी में खुलता है, फिर वो ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी किस में खुलता है, एपिग्लोटिस से होकर कंठ में, और कंठ फाइनली खुल जाता है ट्रैकिया में, श्वास नाल में। अब ये जो ट्रैकिया है ये बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। उनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राथमिक श्वसनी बेटा। फिर इसके बाद मैंने इनको बताया द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, फिर आती है बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि अंतस्थ श्वसनी। टर्मिनल मतलब अंतस्थ श्वसनी। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एट्रिया। एट्रिया, एट्रिया क्या बनाता है? एल्वुलर सैक, यानी कि कुपिकीय एल्वुलर सैक, कुपिकीय सैक, कुपिकीय झिल्ली, और उसके बाद अल्टीमेटली बन जाती है बेटा कुपिका। ये मैंने इनको यहां तक पढ़ाया था। यहां तक पढ़ाने के बाद लंग्स के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट किया था मैंने, लंग्स। फिर मैंने बेटा ये स्ट्रक्चर थी पूरी, इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी इसी में। फिर हमने स्टार्ट किए थे लंग्स। राजाओ, जहां पर ट्रैकिया डिवाइड होती है फर्स्ट डिग्री ब्रोंक्यूल्स में, वहीं से लंग्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से लंग्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बात है। और लंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा कि 2 लेयर से कवर अप रहता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरा लेयर। क्या कहते हैं? प्लूरा। फिर बेटा हमने देखा कि राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हार्ट का क्या होता है? स्पेस होता है, हृदय के लिए स्थान होता है, कार्डियक नोच मिलती है वहां पे। अपेक्स क्या होता है? टिल्ट होता है हार्ट का, जिसकी वजह से वो क्या बना देता है? कार्डियक नोच, डिप्रेशन। ये सारी चीजें इसको बताई, इनको जो भी बच्चे आ रहे थे उनको बताई थी। जो लंग्स की लेयर है उनको हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा, बाह्य प्लूरा और आंतरिक प्लूरा, 2 लेयर होती है, बाह्य प्लूरा और आंतरिक प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ये इन प्लूराओं के बीच में क्या भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड। यहां तक हम बात कर चुके थे अभी, प्लूरल फ्लूइड था, यहीं तक हुआ था हमारा लेक्चर। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे आगे की स्टोरी। बेटा सुनो, देख टॉपिक है रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि श्वसन मांसपेशियां। अब हमें मसल्स पढ़नी है, मांसपेशियां। राजाओ ये चीज याद रखना जिंदगी में, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कि कोई भी एनिमल जब भी काम करता है,
चाहे वो चल रहा है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, चाहे वो बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी। सो रहे हो आप, करवट चेंज कर रहे हो, पलकों को ऐसे कर रहे हो, आईलिड्स को ऊपर नीचे, कुछ भी कर रहे हो ना आप, ये काम हम मसल्स की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से? मसल्स। ये आपकी दो बोन है, हम इनको मूवमेंट करा रहे हैं। इनके मूवमेंट में कौन जिम्मेदार है? मसल्स, मांसपेशियां। याद रखना, हमारी मसल्स में वो प्रॉपर्टी होती है कि एक तरह से एलिवेटर का काम करती हैं। किसका काम? एलिवेटर, मतलब खींचने वाला। क्या? खींचने वाला। जब ये इन बोन्स को खींचती हैं तो हमारी बोन्स हिलती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। सही बात है। अब जिसकी जितनी ज्यादा मसल, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल, और जिसकी बिल्कुल थोड़ी सी मसल्स, ये अरे ये तो क्या है, वॉकिंग स्केलेटन, हड्डी का ढांचा देखो, ये आ गया। आजा तू यहाँ खड़ा, आजा, तेरे को मैं पूरी वो पढ़ा देता हूँ, मेडिकल साइंस। स्टूडेंट्स बैठ जाओ, ये आ गया वॉकिंग स्केलेटन। ये देखो, ये इसकी रिब्स, ये इसकी टांग, हाथ है, बिल्कुल क्या है, पतला है वो, इसकी स्किन हड्डी से चिपकी हुई है। तो क्या है, उसके पास पावर कम है। उसके पास क्या है बेटा? पावर कम। आप क्या कहते हो? थापड़ मारूंगा, गिरा पड़ेगा, धूल चाटेगा। क्यों कहते हो? पतला सा मसल्स ही नहीं है। लेकिन एक कोई ऐसा हो, हटा कटा पैसा यूं हटो, मसल यूं, नेक थोड़ा हाथ यूं के लड्डू बन गया, तो क्या उसमें मसल्स बहुत ज्यादा। तो मसल्स बेटा हमारी काम करती है। क्या करती है? काम। जितना भी फंक्शंस होते हैं उनको बेटा प्रोसीड करते हैं मसल्स। उन्हीं के बारे में पढ़ना है। सर हाँ बेटा, हम रेस्पिरेशन में मसल्स क्यों पढ़ेंगे? क्या नीड है इनकी? हमें तो लंग्स पढ़ना है, हमें तो एयर पढ़नी है, फिर हमें ब्लड में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। सुनो, मसल्स क्यों पढ़ते हैं? हमारे जो लंग्स होते हैं ना, फुफ्फुस, हमारे जो लंग्स है, फुफ्फुस होते हैं बेटा, इनमें खुद फैलने और सिकुड़ने की पावर नहीं होती। फैलने और सिकुड़ने की पावर नहीं होती, ये खुद नहीं होते। इसलिए हमारे ये जो फेफड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं शक्कन लंग्स। क्या कहते हैं? शक्कन लंग्स, यानी कि चूषक फेफड़े। चूषक फेफड़े कहते हैं बेटा इसको, शक्कन लंग्स। सर ये लंग्स, फेफड़े खुद फैल सिकुड़ नहीं सकते? नहीं। तो सर हम तो सांस अंदर ले रहे हैं, फैल रहा है, सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पिचक रहा है, ये कैसे हो रहा है? फिर बेटा इनके फैलने और सिकुड़ने को कंट्रोल करता है वक्षीय कटहरा। वक्षीय कटहरा याद रखना, या आप इसे वक्षीय गुहा भी कह सकते हो। थोरेसिस कैविटी और कटहरा थोरेसिस केज। थोरेसिस केज जैसे गुब्बारा है। क्या है? गुब्बारा। आपने उसकी वॉल्स को पकड़ लिया और उसको आप जितना हो सके उतना चौड़ाने की कोशिश करो तो वो फैल जाएगा। ठीक है, अब छोड़ो, अब ये छोड़ो। एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी हुई है, आओ भरी हुई है। अब आप गुब्बारे को दबाओ तो क्या गुब्बारा दब जाएगा? जब आप अपने हाथ से प्रेशर लगाओगे, पावर लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, दब जाएगा गुब्बारा? दब जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी, फट भी जाएगा। सही बात है। सेम काम होता है हमारे लंग्स में, सेम काम होता है हमारे फेफड़ों में, लंग्स में। हमारे लंग्स को फैलने और सिकुड़ाने के लिए थोरेसिस केज मिलता है, वक्षीय कटहरा। ये बात है। ओके सर, ओके। तो सर जैसे मैंने हाथ से गुब्बारे को पकड़ा तो मैंने ये गुब्बारे को क्या किया था? टच। तो क्या ये ऐसे ही बिल्कुल वक्षीय कटहरा हमारे लंग से टच रहता है क्या? एकदम कांटेक्ट में? हाँ, कांटेक्ट में रहता है बेटा। भगवान ने इतनी बढ़िया एनाटॉमी बनाई है भाई साहब कि ये जो थोरेसिस केज होता है ना, वक्षीय कटहरा, एनाटॉमिकली बिल्कुल फाइन, इतना फाइन वर्क होता है भाई साहब, इतना स्किलफुल वर्क होता है कि लंग्स की एक एक वॉल, एल्वेलाई जो भी है, वो कहीं ना कहीं फेशिया की हेल्प से किससे चिपकी रहती है? थोरेसिस केज से, वक्षीय कटहरा से चिपकी रहती है।
अब अगर जो भी चेंज इस बख्शिया कटेरा में हुआ तो वही चेंज किस में हो जाएगा? लंग्स में। अगर बख्शिया कटेरा डायलेट हो रहा है, चौड़ रहा है, तो इसके साथ साथ कौन फैल जाएगा? लंग्स। और अगर बख्शिया कटेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसके साथ साथ लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। आई ये चीज समझ में? लेकिन बात यह है कि इस बख्शिया कटेरा को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि इसको चौड़ाना और पिचकाना कौन करता है? बेटा वो काम करता है हमारी मसल्स। कौन करती है? मसल्स। ये चीज है, ये काम कौन करती है बेटा? मसल्स। ये वाली बात है। ये काम हमारी करती है बेटा मसल्स। ठीक है साहब। अब देखो ये मसल्स कौन सी है। हमारे एलएसए के सिलेबस में पूरा बहुत डिटेल में नहीं दिया, ऊपर ऊपर से देके छोड़ दिया इसको, समझिएगा बेटा। जैसे ये रिब्स है, रिब्स रिब्स बेटा, रिब्स के बीच में मिलती है मसल्स। क्या मिलती है? मसल्स। रिब्स के बीच में क्या मिलती है बेटा? मसल्स। पहली चीज, एक तो ये मसल है, अभी नाम बताऊंगा, अभी तो ये समझो पहले। पहली मसल ये है। और बेटा दूसरी मसल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल्स में हर जगह, वो है बेटा डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है। ये जो मसल्स है, मांसपेशियां जो रिब्स के बीच में है, पसलियों के बीच में, इनको हम कहते हैं अंतरा पार्श्विक पेशियां। अंतरा पार्श्विक पेशियां। और ये तो डायफ्राम है। इन मसल्स का क्या नाम है बेटा? अंतरा पार्श्विक पेशियां। पार्श्विक का मतलब होता है पसलियां। क्या होता है? पसलियां। जैसे ये रही पसली, तो दो पसलियों के बीच में है, तो क्या शब्द लगाया? अंतरा। क्या लगाया? अंतरा। अंतरा मतलब इनके बीच में है। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। और बेटा ये भी दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? दो। एक तो होती है बाह्य और एक होती है अंतः। बाह्य और अंतः। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां और अंतः अंतरापार्श्विक पेशियां। दो प्रकार की होती है, एक बाह्य वाली और एक अंदर वाली। कैसी होती है, क्या है, किनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, वो हमें मतलब नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको। बस मसल्स के नाम याद रखो। क्या कहते हैं मसल्स को? अंतरापार्श्विक पेशियां। इससे भी याद रहा है तो तुरंत इंग्लिश भी लिखी रहती है साइड में पेपर में, तो क्या देख लेना? इंटरकोस्टल मसल, ICM, इंटरनल कोस्टल मसल्स। दो टाइप की, या तो ये हो सकती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या IICM, EICM और IICM। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है रामविलास साहब, फर्स्ट क्लास है आपकी, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जहां से टॉपिक स्टार्ट है, मैंने पीछे का कवर कराया तुझे, जहां से टॉपिक स्टार्ट है वहां से बिल्कुल उसको पकड़ के चल, टॉपिक को मिस मत करना। आ गया? ओके सर, ओके। इसका मतलब ये कि सर ये जो मसल्स है और ये जो डायफ्राम है, यही थॉरसिस केज को कभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कभी डायलेट करेंगी। हाँ बेटा यही करेंगी, यही इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और यही इसको डायलेट करती है। डायफ्राम पे क्वेश्चन आएगा। दिस इज प्राथमिक श्वसनी पेशी, याद रखना है इसको। मेन रेस्पिरेटरी मसल, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल हमारी डायफ्राम ही होती है, डायफ्राम होती है। ये डायफ्राम, यही डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में एनिमल को क्या कराता है बेटा? एब्डोमिनल रेस्पिरेशन।
एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, यानी कि उदरीय संवातन, उदरीय संवातन कराता है। कैसे? पैरालंबर फोसा देखो, पैरालंबर फोसा एनिमल का, वो जो ट्रायंगुलर होता है वहां पे पेट पे, उसे नहीं तो आप एनिमल को नॉर्मली देखो खड़े होके। भैंस तुम्हें देख रही, तुम भैंस को देख रहे हो, वाई देखो, भैंस भी कही तू देख ले। भैंस नहीं देखनी, नो सर नो नो, गाय देखनी है, हाँ ठीक है तू गाय देख ले, ओके गाय देख रहे, गाय देख लो। नॉर्मल कंडीशन में जब वो अपनी सांस अंदर और बाहर लेती है, आप क्या देखते हो कि उसका जो पेट है ना, पेट पीछे वाला, रिब्स के पीछे वाला, वो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। पेट मतलब उधर। आप खुद को भी देख सकते हो, देखो पेट बाहर आया अंदर गया, पेट बाहर आया अंदर गया। होता क्या है स्टूडेंट्स? ऊपर क्या है? थोरेसिस केज, नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? डायफ्राम। इन दोनों को पृथक करने का कौन काम करता है? डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ना हमारा नॉर्मल ऐसा होता है, देखो ऐसा डोम शेप, गुंबदाकार। कैसा? गुंबदाकार। जब आप सांस अंदर लेते हो, इसको देखना, जब आप सांस अंदर लेते हो तो हमारा डायफ्राम में होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती है? ऐसी फ्लैट। ये कैसी हो गई? अब डायफ्राम चपटा हो गया। डायफ्राम कैसा हो गया? चपटा। अब देखना, पहले ऐसे था गुंबदाकार, अब कैसा हो गया? चपटा। तो क्या, जैसे ही ऐसे चपटा होता है तो ये नीचे की ओर शिफ्ट होता है डायफ्राम, जिसकी वजह से ये जो हमारा वक्षीय आयतन है ये तो क्या हो जाता है? बड़ा। लेकिन जैसे ये नीचे जाता है तो हमारे जो उदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे क्या डालता है? प्रेशर। क्या डालता है? प्रेशर। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स जो भी है हमारे, उन पे क्या डालता है बेटा? प्रेशर, जिसकी वजह से हमारी जो एब्डोमेन है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। सामान्य संवातन को उदरीय संवातन भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा ये, और आता है वैसा। सामान्य संवातन को उदरीय संवातन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संवातन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? अंतरापरशुक पेशियां, डायफ्राम, दोनों, या फिर कांट प्रेडिक्ट, अनुमान नहीं लगा सकते। आंसर जाएगा डायफ्राम। ठीक है, सामान्य की बात आ रही है तो खुद को देख लो है। अब कोई भी पूछे, पापा पापा मैं सांस अंदर ले रहा हूं, यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, ये क्यों बाहर निकलता है, ये क्यों नहीं आता, तो उसको बता दोगे? ये ले चॉकलेट खा, पहले इधर बैठ, फिर से बता देना बेटा यहाँ पे ऐसी कवरिंग होती है, बहुत बड़ी मसल होती है, डायफ्राम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डायफ्राम। वो क्या अपनी शेप को चेंज करता है, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी ऐसा कभी ऐसा। फिर से भाग से, उठ भाग जा, होमवर्क कर अपना। ठीक है टैडीज बेटा, ये एक तो डायफ्राम और एक होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरापरशुक पेशियां। ये दोनों मिलके कुछ ऐसे काम करती है कि हमारे थोरेसिस केज का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बड़ा, और कभी कभी थोरेसिस केज का वॉल्यूम हो जाता है कम। करती कैसे, समझो इसको। मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। समझा बेटा प्लीज। जब सांस अंदर लेने के ऑर्डर आते हैं हमारे मेडुला से, कहां से आते हैं? मेडुला से। बेटा हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में ही पढ़ाऊंगा इनको भी। मेडुला से आते हैं ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर आते हैं तंत्रिकीय संकेत, ये काम करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स पे। किस पे काम करते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स पे। और उसमें भी किस पे काम करते हैं? EICM। याद रखना, किस पे करेंगे? EICM।
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। और दूसरा ये काम करते हैं बेटा डायफ्राम पर। किस पे काम करेंगे? डायफ्राम। ठीक है सर, अब देखना क्या होता है। ये देखो दो रिब्स ये रही है ना, इनके बीच में ये मसल लगी हुई है, ये रही। जैसे इस मसल्स में क्या आते हैं? ऑर्डर, कहां से? मेडुला से। बेटा ये मसल करती है कॉन्ट्रैक्शन। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जो रिब्स है ना, इन रिब्स को एक दूसरे से क्या कर देती? थोड़ा सा दूर। क्या कर देती? थोड़ा सा दूर। पहले रिब्स यहां थी, इनको कर देती है थोड़ा सा दूर। लेकिन ये दो रिब्स है क्या? बहुत सारी रिब्स है, तो सारी की सारी रिब्स एक साथ एक दूसरे से क्या हो जाती है? थोड़ा दूर, डिस्टेंस में चली जाती है। पहली चीज क्लियर। दूसरा, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, अंतर श्वसन के दौरान डायफ्राम पे को भी ऑर्डर आता है बेटा। और जो डायफ्राम है वो उसमें संकुचन होने की वजह से वो गुंबदाकार से हो जाता है चपटा। क्या हो जाता है? चपटा। डायफ्राम थोरसिस केज को बड़ा करता है और साथ में ही ईआईसीएम भी थोरसिस केज को क्या कर रहा है? बड़ा। तो अल्टीमेटली थोरसिस केज का वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा। क्या हो जाता है? वॉल्यूम ज्यादा। अब समझना, मैं लिखूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बेटा आयतन। वॉल्यूम हो गया ज्यादा। अब समझना, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो आंतर फुफ्फुसी दाब, इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर, आंतर फुफ्फुसी दाब, बेटा दाब हो जाता है कम। क्या हो जाता है? कम। बेटा समझो, पूरा का पूरा वॉल्यूम बड़ा हो गया तो फेफड़े जो लंग्स हैं वो तो हमारे इससे चिपके हुए हैं थोरसिस केज से, तो वो भी फैल गए। इस फैलाव की वजह से क्या हो जाता है? अंदर का प्रेशर डाउन। अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन, एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर। एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर, बाह्य वातावरण की तुलना में। और हम जानते हैं हमारी गैस उच्च दाब से निम्न दाब क्या करती है? विसरण। जैसे ही हम ये ऑर्डर देते जाते हैं इस थोरसिस केज को, जैसे जैसे थोरसिस केज बढ़ता है वैसे वैसे कौन बढ़ता है? हमारा लंग्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे लंग्स बढ़ते जाते हैं इनका वॉल्यूम क्या होता जाता है? बड़ा। वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। और जैसे प्रेशर कम होता जाता है वैसे वैसे एनवायरमेंटल गैसेस हमारे नॉस्ट्रिल से होके कहां चली जाती है? ट्रैकिया से होके लंग्स में। ये हो गया बेटा इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन। जो कि हमने क्या किया? हमने अपने फेफड़ों के अंदर का जो दाब है उसको एक मैकेनिज्म से क्या कर दिया? कम। दाब कम कर दिया। अब हम जानते हैं विसरण कभी फेल नहीं होगा। जब भी उसको क्या दिखेगा? डिफरेंस। क्या होगा गैसों में? विसरण। तुरंत हमारी गैस वातावरण से निकल के कहां चली जाएंगी? फेफड़ों में, फुफ्फुस में। यह है बेटा इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन हो गया। नेक्स्ट बाह्य श्वसन। अब इसको समझो। अगर ये समझ में आ गया ना तो वो तुरंत बहुत आसान, कुछ नहीं। वो जो मेडुला से इंपल्स आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे? बंद हो गए, बंद। तो अब मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स। क्या होंगी? कूल, काम डाउन, रिलैक्सेशन होगा उनमें। क्या होगा? अनुशिथिलन। उनमें होगा बेटा, पहले क्या हुआ था? संकुचन, अब होगा अनुशिथिलन। ठीक है सर। अनुशिथिलन होते ही जो डायफ्राम चपटा हुआ था वो वापस कैसा हो जाएगा? गुंबदाकार। जो रिब्स दूर दूर थी वो क्या आ जाएंगी? पास। तो दो रिब पास आई है क्या? सारी की सारी पास आ जाएंगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये रही आपकी उंगलियां और बीच में क्या? गुब्बारा। आप उस गुब्बारे को दबा रहे हो। हमारा थोरसिस केज किसको दबा रहा है? लंग्स को दबा रहा है। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर अब दबने की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम कम। देखो इसका अपोजिट करो,
ड्यूरिंग बहिःश्वसन के दौरान वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन डाउन, जिसकी वजह से अंतर फुफ्फुसी दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। किसकी तुलना में, वातावरण की तुलना में। अब दाब ज्यादा हो गया तो सीधी सी बात है क्या होगा, विसरण। अब विसरण होगा फुफ्फुस से वातावरण की ओर। और बेटा ये हो गया आपका बहिःश्वसन, एक्सपायरेशन। यह है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की क्रियाविधि। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? आज के बाद जब भी सो रात में तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये सांस अंदर कैसे जा रही है, और जब सांस बाहर निकालो तो आपको पता होना चाहिए सांस बाहर कैसे जा रही है। साइंस एक्चुअल में है क्या, विज्ञान, साइंस। ये तो बाद में ही मेडिकल साइंस और ये सब साइंस समझो। साइंस आपको ये चीज सिखाती है कि आप जो डेली लाइफ स्टाइल में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, उनके पीछे का रीजन क्या है, उनके पीछे का रीजन क्या है, और उसको प्रूफ करके और बताती है आपको, प्रूफ विद प्रूफ। अगर वो एक्टिविटीज आपकी फिजिकल वर्ल्ड में हो रही हो, नॉन लिविंग्स में, तो बेटा इस चीज को समझाती है फिजिक्स। अगर उसी फिजिकल वर्ल्ड में एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहे हो, जिसको आप आंखों से भी ना देख सको, तो बेटा उस चीज को समझाती है केमिस्ट्री। एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और वही सारी की सारी क्रियाविधि कहा हो रही हो किसी भी बायोलॉजिकल मीडियम में, किसी भी जीवित जीव के अंदर, तो उसको समझाती है आपकी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है बायोलॉजी की हमारी मेडिकल साइंस है, और जितनी भी ब्रांचेस बनी हुई है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हुई, जेनेट, जितनी भी सारी चीजें वो सब इसमें आती है। तो क्या एक्चुअली आपको ये चीज बताती है कि आप जो भी नेचुरल फिनोमेनन ऑब्जर्व कर रहे हो, प्राकृतिक परिघटनाएं जो भले आपकी बॉडी में हो रही हो चाहे बाहर हो रही हो, लेकिन प्राकृतिक परिघटनाएं, तो उनके पीछे का रीजन क्या है और वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। फील करो हर चीज को, क्या करो बेटा, फील करोगे, अगर उसको समझोगे ना, हटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यार, सच बात है ये। क्योंकि साइंस का एक्सेप्शन नहीं होता, और जो एक्सेप्शन होता है ना उसका भी कुछ ना कुछ रीजन होता है कि इस वजह से ये क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन है। फंडा ही है हमारी साइंस का। बेटा समझो, ये हमने पढ़ा है अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की क्रियाविधि। एनिमल, सपोज ये उसका थोरेसिस केज है एनिमल का, ठीक है बेटा। यहां पर क्या होगा, उसका माउथ, ये उसकी मैं आई बना देता हूं। अब समझिएगा बेटा, जो एनिमल का ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल, पृष्ठ। जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं वेंट्रल, अधर। समझ में आई? आगे जो आप उसको सिर की ओर से देख रहे हो, ये वाला पार्ट बेटा, इसको ये जो सरफेस होती है ये होती है एंटीरियर। क्या होती है, एंटीरियर। और ये जो पीछे जिसपे आप उसकी टेल से देख रहे हो ऐसे, तो ये होती है पोस्टीरियर। क्या होती है बेटा, पोस्ट मतलब पीछे, पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे का, जैसे बोल रहा है पोस्टीरियर पीछे का, बिल्कुल ये ऐसी फील हो जानी चाहिए चीज है। सर एंटीरियर आगे, हाँ बेटा भाई, जो आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो उसको हम यहाँ पे टर्म दे देते हैं, और क्या है, डॉर्सल। इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं डॉर्सल। ये क्या है, वेंट्रल। ये है अग्र, और बेटा ये क्या है, पीछे, पश्च। अब देखना यहां पर बेटा क्या लगा हुआ है आपका, डायफ्राम। क्या लगा हुआ है, डायफ्राम। देखो ये गुंबदाकार बना दिया आपने, ठीक है राजा, डायफ्राम। यहां पे क्या है बेटा, रिब्स। क्या है, रिब्स। सही बात है। क्वेश्चन जो आता है ना वो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है
कि डायफ्राम में संकुचन होने से, क्वेश्चन समझिएगा, डायफ्राम में संकुचन होने से कोई भी पकड़ लेगा जो उसका बढ़ऊ का मन करेगा, गाय भैंस है ना, गाय भैंस ही है आपके इसमें सैले से। सर मुर्गा नहीं पकड़ेगा क्या? नहीं 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 पकड़ेगा, टेंशन मत लो। गाय के अंतर श्वसन के दौरान डायफ्राम में संकुचन होने से उसके वक्षीय कटेरे का आयतन किस अक्ष पे बढ़ जाएगा? किस अक्ष पे? चलो आओ समझते हैं। डायफ्राम देखो ये रहा, डायफ्राम ये रहा, है ना। डायफ्राम में संकुचन होगा तो डायफ्राम इस पोजीशन को छोड़ के कौन सी पोजीशन में चला जाएगा? एक फ्लैट पोजीशन में चला गया। इसने इस थोरेसिस के जब वक्षीय कटेरे को किधर खींचा? पीछे की ओर। कहां खींचा बेटा? आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ, पीछे की ओर खींच दिया। क्या ये चीज क्लियर हुई? पहली चीज पीछे की ओर मतलब पोस्टीरियर, गॉट इट। आगे अब ये रही बेटा आपकी रिब्स, पसलियां। इनके बीच में क्या है बेटा? इनके बीच में है मसल्स। क्या है? मसल्स, मांसपेशियां। EICM या फिर सीधा दे दे वो ICM, अंतरापर्शुक पेशी दे दी सीधी। नहीं वो नहीं बोल रहा EICM ICM, नहीं चलाया उसने इतना दिमाग, बड़ऊ है वो, ICM कह दिया। ICM अंतरापर्शुक पेशियों में क्या हुआ? संकुचन। क्या हुआ है? संकुचन। पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन होने से उस जानवर का आयतन कौन से अक्ष में बढ़ेगा? तो संकुचन होगा तो बेटा एक तो आयतन बढ़ेगा पृष्ठ में और एक बढ़ेगा अधर में, क्योंकि बेटा रिब्स उस जानवर के ऊपर तक तो जाती हैं लेकिन ऐसे होके नीचे भी आती है। यहां तो आ ही रही हैं और घूम के पीछे भी जा रही हैं। अब आप खुद को यूं कर दो, ये ले। तो रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं यानी अंतरापर्शुक पेशियां, उनमें अगर क्या हुआ? संकुचन, तो उससे आयतन कौन से अक्ष पे बढ़ जाएगा? पृष्ठ अधर अक्ष पे। डायफ्राम में संकुचन होने की वजह से अग्र पश्च अक्ष पे। अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन होने की वजह से पृष्ठ अधर पक्ष अक्ष पे। आ गया आंसर? छोड़ दो, पूछ तू क्या पूछेगा? अंतरापर्शुक पेशी पूछिए ना, कुछ नहीं। अंतरापर्शुक ये रही, ये क्या है? आधार। तुरंत आंसर जाएगा। पृष्ठ आधार किधर है? ये रहा। देख डायफ्राम किधर है? बिल्कुल यहां लगा हुआ है, यहां अंदर। डायफ्राम नीचे जाएगा, नीचे क्या है? पृष्ठ। नहीं नहीं पश्च, नीचे क्या है? पश्च। तो देख तुरंत अग्र पश्च अक्ष, ठोक दिया। कहां से हो जाएगी गलती? कैसे कर देंगे भाई साहब हम गलती? बेटा ये सारी चीज है, हमने मैकेनिज्म पढ़ी, फिर उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। जब ये जो हमारा इंस्पायरेशन होता है ना, अंतर श्वसन, तो उसमें क्या है? थोरेसिस केज बड़ा होता है, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए डायफ्राम उस पक्षीय कटेरे को कौन सी अक्ष पे बड़ा करेगा? तो अग्रपश्च। लेकिन क्वेश्चन आ जाए अंतर श्वसन के दौरान अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन से कौन सी अक्ष पे आयतन बढ़ेगा? तो आप लिख दोगे पृष्ठ अधर अक्ष पे। ठीक है बेटा, ये चीज है। और हम जानते हैं क्या होता है विसरण, उच्च दाब से निम्न दाब। तो सीधी सी बात है, एक बार तो हमें फेफड़ों का दाब क्या कर देना है? कम, और एक बार क्या कर देना है? ज्यादा। कम हो गया तो अंतर श्वसन और ज्यादा हो गया तो बाह्य श्वसन, बात खत्म। कौन करती है इसको? ये करती है मसल्स। कौन करती है? मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरापर्शुक पेशियां। सर आपने EICM बताई थी अभी, एक तो आपने पकड़ा था EICM को, एक पकड़ा था डायफ्राम को। सर आपने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आप इससे गुस्सा हो क्या? नो, आप समझो IICM के बारे में। ICM मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अंत है अंतरापर्शुक पेशियां। बेटा जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई
जानवर भाग रहा है भाई साहब, कुत्ते पड़ गए पीछे, पूंछ उठा के भागा जा रहा है, घड़ 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 भाग रहा है। या फिर आप अपने वो वाला टाइम याद करो जब आप छोटे से थे, टेडी बियर इतने से, और गली में एक घर से दूसरे घर जाते थे, मैं उस पिंटू के पास चला जाऊं, पिंटू तेरा ब्रो आ रहा है, घर पे जा रहे हो, लेकिन बीच में कौन मिल गए आपके दुश्मन, कुत्ते। आप जानते हो कुत्ते किसके दुश्मन है? बच्चों के। ओ भाई कुत्ता पड़ गए पीछे, ओ भग रहा है भाई, मर गया आज तो, बचाए मेरे को कोई। तो उस टाइम जो आपकी रैपिड ब्रीथिंग होती है, रैपिड ब्रीथिंग, उसको इंड्यूस करता है आपका IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या करता है? उसको रैपिड ब्रीथिंग को आपके लिए क्या करता है? इंड्यूस करता है। और जब ये IICM एक्टिव होता है ना, कौन? IICM, तब आपका भाई एब्डोमेन नहीं, एब्डोमेन तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो चेंज होता है वो आपकी इस थॉरसिस केज में आता है, वॉल्यूम में। करके भी देख लो। जब आप उसको रोकोगे, कुत्तों में डेल मार दिया, और टाटी पी रहे ले बैठ जा, तो आप उसको देखना, बच गया, मैं तो बच गया, आज तो भाई साहब खल जाता। तो उसका थॉरसिस केज ज्यादा आपको चेंज होता हुआ दिखेगा या एब्डोमेन? थॉरसिस केज चेंज होता हुआ दिखेगा। और उस चेंज को कौन लाता है? IICM। याद रखनी चीज। क्वेश्चन आ जाए कि आपातकालीन स्थिति में जो श्वसन को नियंत्रित किया जाता है वो कौन करता है, तब करके आओगे IICM। बेटा डायफ्राम भी ऐसा नहीं है डायफ्राम स्विच ऑफ हो गया, डायफ्राम भी एक्टिव है, ठीक है। EICM क्या हो जाती है? इनएक्टिव, ICM एक्टिव हो जाता है। और क्या कराता है? रैपिड ब्रीदिंग कराता है। क्या कराता है? रैपिड, तीव्र श्वसन कराता है, तीव्र श्वसन। इसकी वजह से थॉरसिस केज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा डाउन होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डाउन होता है। क्लियर रहेंगी सारी चीज? बस यही है, नॉर्मल चीजों को पूछेगा। आ गया बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फुफ्फुसी आयतन। फुफ्फुसी आयतन समझिएगा ये क्या है बेटा। जब हम सांस अंदर लेते हैं फेफड़ों में और सांस बाहर निकालते हैं, तो एक्चुअल में क्या जा रही है बेटा? गैसेस अंदर जा रही है, हवा या गैस अंदर जा रही है। यस सर। तो ये जो गैस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो क्या है, इनको मेजर किया गया साइंटिस्ट के जरिए कि चलो देखते हैं कि फेफड़े कितनी ज्यादा हवा अंदर ले सकते हैं और ये कितनी ज्यादा भार फेंक सकते हैं। ठीक है, बस यही हमें काउंट करना है, यही है फुफ्फुसी आयतन। फुफ्फुसी आयतन। बेटा कुछ चीजें और बतानी थी आपको, सुन दो। टॉन्सिल के बारे में बताना था। किसके बारे में? टॉन्सिल। बेटा फेरिंग्स पढ़ाई थी मैंने, फेरिंग्स है ना। फेरिंग्स के नीचे दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप, इसोफेगस और ट्रैकिया, है ना। बेटा जो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में एक स्ट्रक्चर मिलती है, लिम्फोइड टिश्यू, लसीकाब उत्तक, उनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टॉन्सिल्स। वो वहां मिलते हैं। एक और चीज, ये तो है ट्रैकिया, और ये है प्राथमिक श्वसनिया। ये प्राथमिक क्या बनाती है? द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक से तृतीयक। ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को जो प्राथमिक श्वसनियों में डिवाइड करता है, वो एक स्ट्रक्चर डिवाइड करती है। कौन करती है? स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं कैरिना। क्या कहते हैं बेटा? कैरिना। एक्चुअली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। ऐसा थोड़ी है ऐसे यूं आया पाइप और ये लो साहब अचानक ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं। पहले इस पाइप के आसपास कुछ फाइब्रस टिश्यू होते हैं, है ना, मसल्स आपस में चिपकी हुई होती है, और वो इस ट्यूब को एकदम एयर टाइट होके, वो भी क्या होके? एयर टाइट होके दो पार्ट में डिवाइड करती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा कैरिना। क्या कहते हैं? कैरिना। अरे भाई, ओहो, अरे भाई साहब बगदादी हो।
नो, इट इज कैरीना। सर घर तो नहीं ला रहा है, करीना सर, ये ठीक है, ये ज्यादा सही है सर, ये मिटा दो आप बेटा, इट इज कैरीना। ओके राजा, आयतन देखो बेटा, तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला आयतन आता है बेटा वो है आपका ज्वारीय आयतन। क्या है? ज्वारीय आयतन। इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, यस सर। समझो क्या ही है, नॉर्मल कंडीशन है एनिमल की, एकदम खड़ा हुआ है, मस्त है, जुगाली कर रहा है, आऊंगा आऊंगा आऊंगा। उस टाइम जो उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें जो गैस का वॉल्यूम अंदर जा रहा है और जो बाहर जा रहा है, इसको हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। बस ये बात है, जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, जितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, वो है ज्वारीय आयतन। ऊकी सर ऊकी। दूसरा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। समझो ये क्या है। ऐसा करो, टाइडल वॉल्यूम में जो आपने सांस बाहर निकाली, कौन सा टाइडल वॉल्यूम में, लेकिन यानी कि नॉर्मल सांस बाहर निकालो। अब यहां पे जो बाहर निकली है, यहां से सांस को जोर से अंदर लेना स्टार्ट करो। ये जो आप जितनी ले सकते हो सांस को अंदर, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तीसरा, वही श्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको समझो, आपने जो सांस बहुत ज्यादा अंदर ली थी, इसी को क्या कर दो, इतनी स्पीड से बाहर निकाल दो जितना हो सके, बिल्कुल निकालते जाओ, बिल्कुल जोर लगा के। ये जो आपने सांस बाहर निकाली है, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बेटा, हमारे LSA के सिलेबस में क्या है, इनका डाटा नहीं दिया कि ये कितना वॉल्यूम होता है, कितना होता है, कितना होता है, ये दिया नहीं है ना। चौथा आया है रिजर्व वॉल्यूम। क्या आया है? रिजर्व वॉल्यूम। अवशेषी आयतन, अवशिष्ट भी बोल सकते हो, अवशिष्ट आयतन। अब समझो ये क्या है। एक्चुअली क्या होता है, हम जितनी सांस अंदर लेते हैं ना, सपोज हमने 3000 मिलीलीटर ले ली दम लगा के, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं ना, तो पता है बाहर कितनी निकलती है? 1500 या 1800। सर ये कैसी बहकी बात कर रहे हो आप? अंदर तो ले रहे 3000 और बाहर जोर लगा के निकाल पा रहे हैं 14 से ज्यादा 1800। हाँ, तो सर वो बची हुई एयर कहां गई? बेटा सुन, कहां गई? वो बची हुई एयर हमारी बॉडी में हमेशा रिजर्व रहती है। क्या रहती है? रिजर्व। जैसे बाइक में जैसा रिजर्व लगता है ना, वो क्योंकि रिजर्व रहता है इसलिए उसका नाम रख दिया था रिजर्व वॉल्यूम। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है समझ लो।
इसका इंपॉर्टेंस समझो। एनिमल में तो ये केस कम आएंगे, खुद पे समझो। टेडी बियर सो जा रहा, रात के 3 बज रहे हैं, सो रहा है बेचारा, खाना खा लिया, दूध पी लिया है, च्यवनप्राश भी खा लिया, सो गया, सो रहा है, रात के 3 बज रहे हैं। उसका जाने दुश्मन आया 7 जन्मों का पुराना, और खिड़की से कूद गए और तकिया लेके चढ़ गया उसके ऊपर। और तकिया उसने कब रखा? जब उसने सांस बाहर निकाली थी, सांस बाहर निकाली थी तब कोइंसिडेंटली सपोज, और तकिया लेके चढ़ गया। अब ये बताओ, जैसे वो तकिया लेके चढ़ गया उसके मुंह पे, क्या वो टेडी बियर तुरंत लंबा हो जाएगा? नहीं, पहले तो हाथ पैर फेंकेगा, करेगा वो, फिर कुछ देर बाद लंबा हो जाएगा लंबा। इतनी देर तक वो जिंदा कैसे रहा? हमारे ब्रेन को तो हर सेकंड क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बॉडी को, हमारी को तो ऑक्सीजन चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी कैसी भी जो एक लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है, यानी कि जीवन आघाती परिस्थितियां, उनमें वॉल्यूम एयर देने का, सेल्स को एयर देने का काम करता है ये रिजर्व वॉल्यूम। ये बात है। और इसको आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी बॉडी से इसको बाहर नहीं निकाल सकते। आप अपनी बॉडी से इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बेटा इसी रिजर्व वॉल्यूम को डॉक्टर्स, हम जब पर्चुरेशन होता है तो फीटस बाहर आता है, ये पता लगाने के लिए करते हैं कि जो बच्चा बाहर आया है ये यूटेरस में से मरा हुआ बच्चा बाहर आया है या फिर बाहर आया है उसके बाद मरा है। अगर वो आफ्टर डिलीवरी मरा हुआ बाहर आया तो हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका रिजर्व वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके लंग्स में रिजर्व वॉल्यूम है। समझना आप ध्यान से। अगर रिजर्व वॉल्यूम मिल गया तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं बच्चा बाहर आया है और उसने 1-2 बार सांस लेने की कोशिश की है, और जैसे उसने एक बार सांस अंदर ली होगी तो सांस बाहर निकाली होगी, लेकिन कौन सा वॉल्यूम बाहर नहीं निकाला होगा? रिजर्व वॉल्यूम। डॉक्टर कह देगा कि कहीं ना कहीं इसकी डेथ बाहर आकी हुई है। बेटा एक स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा होता है? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर ये होता है। इस इंस्ट्रूमेंट उपकरण की सहायता से हम वॉल्यूम को नाप लेते हैं, और अगर उसकी अंदर ही डेथ हो गई तो सीधी सी बात है, रिजर्व वॉल्यूम मिलेगा ही नहीं। रिजर्व वॉल्यूम मिलेगा नहीं क्योंकि उसने अभी अपने क्या स्टार्ट नहीं किया? रेस्पिरेशन। ये बात है। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट कर रहा हूं। हमारी गैस कहां तक आ गई? एल्वियोलाई तक आ गई, कुपिका तक आ गई है। अब हमें उन गैसों को कुपिका से कहां भेजना है? रक्तवाहिनियों में। कहां भेजना है? रक्तवाहिनियों में। हम जानते हैं रक्तवाहिनियां कहां आती हैं? हमारे लंग्स के पास। क्या लेने? ऑक्सीजन लेने। हमें नेक्स्ट लेक्चर में यह पढ़ना है कि वो कुपिकाएं रक्तवाहिनियों में कैसे गैस को देगी। ठीक है राजाओ, जब तक के लिए बाय वाला टाटा, टेक वाली केयर, गुड लगा के नाइट। और हमेशा बोलता हूं मैं, स्टे हेल्दी, स्टे एनर्जेटिक और स्टे पॉजिटिव।